अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। इत्तलात आ रही हैं कि जहांगीर तरीन कल अपनी नई सियासी जमात का ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत से तहायात नाअहली खत्म होने तक जहांगीर तरीन खुद सियासी पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। जराये के मुताबिक अब्दुल अलीम खान को पंजाब का सदर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि परवेज खटक, फवाद चौधरी और असद कैसर को नई पार्टी में शामिल करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इम्कान जाहिर किया गया है कि तरीन ग्रुप में शमूलियत की सूरत में परवेज खटक को पार्टी का सदर या सेक्रेटरी जनरल और असद कैसर को खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाया जा सकता है। इसी तरह साबिक विफाकी वजीर फिरदौस आशिक अवान को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पंजाब से साबिक पीटीआई रहनुमा मुराद रास ने भी आज जहांगीर तरीन ग्रुप में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब देखना यह है कि यह नया सियासी ग्रुप एक जमात बनने के बाद क्या एक नई सियासी कुव्वत भी बन पाएगा या नहीं। किसी भी सियासी जमात और उनके वोटर्स के लिए पार्टी क़यादत यानी लीडर बहुत अहम होता है। लीडर की शख्सियत में ऐसी कशिश होती है जो लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे कर सके और एक जमात को तहरीक में तब्दील कर सके। जहांगीर तरीन बिलाशुबा एक माहिर और दौलतमंद सियासतदान है जो इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो एक कम गो और नरम गुफ्तार इंसान है। क्या जहांगीर तरीन अवाम और वोटर्स के लिए भी बतौर लीडर काबिल कबूल होंगे? दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी भी दोबारा मैदान में उतर चुके हैं। गुज़श्ता रोज जेल से रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू कई सवालात छोड़ गई है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीटीआई के कारकुनों से कहता हूं कि इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा कि कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात करूंगा, यानी आज, जिसके बाद मीडिया से वो मुफस्सिल बात करेंगे। एक माह की कैद तन्हाई में बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात में कुछ चीजें सामने रखूंगा। शाह महमूद कुरैशी की यह मुबहम गुफ्तगू है और इस मुबहम गुफ्तगू के बाद चहमगोइयां हो रही हैं कि वो पार्टी कायद के सामने कुछ ऑप्शन रखने वाले हैं, जैसा कि -1, नजरबंदी या कुछ अरसे के लिए खामोशी और सियासत से अलहदगी वगैरह। यानी अगर बानी तहरीक इंसाफ खुद अलग होकर पार्टी क़यादत किसी दूसरे को सौंप दें तो उन्हें फेस सेविंग मिल सकती है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा जावेद लतीफ का बयान भी काफी मानी खेज है। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी में मुलविस नहीं थे। शाह महमूद की रिहाई और उसके बाद गिरफ्तार ना होना, उनका चेयरमैन पीटीआई से मिलना और उस पर किसी भी पीडीएम रहनुमा का बयानबाजी ना करना इस तासुर को हवा दे रहा है कि मुमकिन तौर पर चेयरमैन पीटीआई माइनस हो सकते हैं और पार्टी के एक बड़े ग्रुप की सरबराही शाह महमूद कुरैशी के हाथों चली जाएगी। दूसरी जानिब क्वेटा में सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। क्वेटा में गुज़श्ता रोज नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर को कत्ल कर दिया था। वो इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में मुद्दई थे। क्वेटा के थाना शहीद जमील काकड़ में मकतूल अब्दुल रज़ाक शर के बेटे की मुद्दईयत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार शौकत पराचा साहब हमारे साथ हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपको लग रहा होगा कि तहरीक इंसाफ अगर माइनस होती है या तहरीक इंसाफ कमज़ोर होती है तो जो बड़ा हिस्सा है वो तो मुस्लिम लीग नून ले लेगी पंजाब से, लेकिन सूरत हाल तो इसके बरक्स हो गई। तहरीक इंसाफ तो शायद खत्म हो जाएगी, लेकिन और छोटे छोटे फैक्शंस ऐसे सामने आ रहे हैं कि वो आपको भी आगे नहीं खड़ा होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमीर, पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से एक बयान तो ऑलरेडी आ चुका है कि जो लोग अभी पार्टी छोड़ रहे हैं या मतलब है कि जिन लोगों ने वफादारियां अपनी जो है वो तब्दील की हैं किसी भी हालात के तहत, हमारी पार्टी ने उन लोगों को लेने से मादरत की है और हमने किसी को भी अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत भी नहीं दी और किसी की ऑफर को कबूल भी नहीं किया कि वो अगर हमारी पार्टी में आना चाहते। ये तो बात हकीकत है कि इसका ये जरा फैसला दोबारा तो वजाहत फरमाइएगा। ये अली साहब वजाहत फरमाइएगा कि ये मुस्लिम लीग नून की यानी पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी, कि जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, जिस भी वजह से छोड़ रहे हैं, उनको आप लोग नहीं रखेंगे। देखें, पार्टी पॉलिसी का फैसला तो पार्टी क़यादत करेगी,
लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है कि हमारी पार्टी में ये डिस्कस जरूर हुआ है कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा, चाहे वो राब्ता, कुछ लोग तो राब्ता भी कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन हमने किसी किसी को भी ये ऑफर नहीं कराई कि आप हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। यही वजह है कि अभी तक आपको कोई एक अनाउंसमेंट भी ऐसी नहीं सुनने को मिली होगी कि जिसमें आप कहें कि कोई ये पार्टी छोड़कर आया था और फलां हल्के में नून लीग ने ज्वाइन कर दिया। उसकी कई वजूहत है। एक तो हम लोटाक्रेसी की हौसला शिकनी करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी में ऑलरेडी हमारे पास जो है उम्मीदवार हर हल्के में जो कि अपने हल्का अहबाब में और अपने सियासी हल्कों में मौसर हैसियत रखते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास हैं। लिहाजा हमारे पास गुंजाइश भी नहीं है, और दूसरा हमने कोई लोटा फैक्ट्री खोलने का भी इरादा नहीं किया हमारी पार्टी में। ठीक। लिहाजा लिहाजा हम इन लोगों को नहीं लेंगे। और जो जो लेकिन आप कह रहे लेकिन हैं कि लेकिन उसमें अली भाई, ये इस तरह की बातें जो आप कर रहे हैं ना, ये परवेज मुशर्रफ के दौर में भी मुस्लिम लीग नून ने ये बातें की थी, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बातें की थी, लेकिन 2008 के इलेक्शन से पहले फिर आपने स्पिलवेज खोल दिए थे, पार्टी के सारे दरवाजे खोल दिए और धड़ाधड़ कॉफ लीग के लोटे किंग्स पार्टी के आपकी पार्टी में आ गए थे। देखिए, मैंने आपको उस चीज की भी वजाहत की है कि हमारे पास ऑलरेडी देखे ना, 2008 का इलेक्शन, फिर उसके बाद 2013 का इलेक्शन, फिर उसके बाद 2018 का इलेक्शन, तो ऑलरेडी हमारे पास हर हल्के में अपने एमएनए एमपीए के कैंडिडेट मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी अपने इलाका में एक मौसर हैसियत के हामिल हैं। तो उसमें हमें, हमारे पास कोई ऐसी गुंजाइश भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम इस चीज की भी हौसला शिकनी करना चाहते हैं कि देखें, मोस्टली तो वो लोग हैं, आप देखें पीटीआई में कौन लोग गए थे, वही काफ लीग गई थी। पीटीआई में कुछ लोग पीपल्स पार्टी से टूट के गए थे, पीटीआई में कुछ लोग नून से भी टूट कर गए थे। लेकिन अब अगर आज फिर हम उन लोटों को वापस लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा उन और जिन बातों पर हम तनकीद करते हैं, इसका मतलब है हम खुद अपना दरवाजा खोल रहे हैं। सही है। तो हर लिहाज से अभी हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं है। हमारा फोकस आने वाले इलेक्शन पर है। हमारे कैंडिडेट ऑलरेडी हमारे पास हैं। हमारे पास तो ऑलरेडी एक एक कंस्टिट्यूंसी में दो दो उसूली तीन तौर तीन पर तो चार ऐसे ही चार होना लोग चाहिए अली साहब, उसूली तौर पे तो ऐसे ही होना चाहिए कि जो लोग सियासी वफादारियां तब्दील करते हैं इक़्तिदार को देख के, एक चढ़ते सूरज को देख के और डूबते सूरज को देख के, उसूली तौर पे तो ऐसे लोगों को शटअप कॉल मिलनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो सियासी जमातें फिर सारे उसूल बालाए ताक रख देती हैं। नहीं, देखें, बात ये है कि वो बात आपकी ठीक है। जब आपने एक हवाला दिया कि जब 2013 का इलेक्शन आया तो हमने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया। असल में उससे पहले हमारी पार्टी को बहुत बुरी तरह से मतलब है कि आपको पता है कि जिस तरह से मुशर्रफ का कू हुआ था, एक माशाल्लाह लगा था, लोगों की वफादारियां तब्दील करवा दी गई थी। तो जाहिर है हमारी पार्टी में कुशन मौजूद था। हमने पॉलिटिकल पार्टी लेके हमारी लीडरशिप ने चलना था, तो हमें मुख्तलिफ हल्कों में लोग चाहिए थे, और उसमें मोस्टली वो लोग थे जो कि मुस्लिम लीग नून के ही थे, जो कि फॉर द टाइम बीइंग जो है काफ लीग में गए थे। और जब हमारे पास गुंजाइश थी, वो लोग वापस आए, और उसके बाद आज तक वो लोग हमारी पार्टी के साथ हैं। हमारी पार्टी में 2018 में भी जो हुआ है, 2018 के इलेक्शन से कबल जिस तरह से हमारी पार्टी के लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, जिस तरह से हमारे लोगों के ऊपर मुकदमात झूठे कायम किए गए, जिस तरह से हमें जेलों में भी बंद किया गया, और अभी भी 4 साल जो इमरान नियाजी की हुकूमत रही, इस पर भी हम पर कोई कम मुसीबतें नहीं आए। लेकिन ये बात काबिल जिक्र है कि हमारी पार्टी को इस दफा तोड़ा नहीं जा सका। उसकी यही वजह है कि वो लोग अपनी जगहों पर कायम खड़े। ठीक हो गया। मैं शुएब साहब को भी शामिल कर लूंगा। अली भाई, शुएब साहब को भी। रवादारी ये भी नहीं थी कि वो किसी के साथ हाथ मिलाने के भी मिजाज, रवादार नहीं, ये बिल्कुल तंग ठीक है। नजरी थी, ये हसद था। सही है। यही वजह है कि आज उन पर, और अगर वो हमलावर ना होते, अगर वो अपनी प्रोटेस्ट करते, एहतजाज करते, जो मर्जी करते, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, ये सियासी पार्टियों का वतीरा नहीं है। 70 साल तारीख में आप दिखाएं किसी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने ये काम किया, तो आपकी बड़ी गहरी नजर होती है। आप बता सकते हैं, पराचा साहब बैठे हैं, वो जी बता बिल्कुल ठीक सकते है। हैं, इस तरह का वाकया तो खैर नहीं हुआ, इस तरह का वाकया, इस नोयत का वाकया नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं शुएब शाहीन साहब। वो जो अब्बास ताबिश आपका एक शेर है कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। तो ये जो पीटीआई में से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ तो साबित कदमी दिखानी चाहिए थी इनको। 2 दिन अंदर, 4 दिन अंदर छोड़ के चले गए, फिर बाहर आए, कहा सियासत नहीं करेंगे, साथ ही अगली सियासी जमातों को फ़ौरन झपट रहे हैं कि कहीं हमारी
हम ट्रेन में सवार होने से, इक़्तिदार की ट्रेन में सवार होने से रह ना जाएं? देखें अमीर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से पिछले 75 साल से यही होता आ रहा है और यही हो रहा है, और अब उसकी वर्स्ट कंडीशन हमारे सामने आई है जो इस वक्त 2023 में आई है। आप उठा लें 1950 से किस तरह हुसैन शहीद सुहरवर्दी को, नाज़िमुद्दीन को, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को हटाया गया और किस तरीके से गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद अली बोगरा उनको लाया गया, और जिस तरह मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी और नजरिया ज़रूरत ईजाद करने वाले हमारे जज साहबान, इन्होंने मिल के और लैंडलॉर्ड से मिल के वहाँ जो उखाड़ पछाड़ किए रखी, उसका नतीजा आपके सामने ही है। 56 में हमने आइन बनाया, 58 में हमने उसको सस्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, बल्कि एब्रोगेट कर दिया। 62 वाला आइन जो सो कार्ड बना था 69 में, वो ख़त्म हो गया। मुल्क हमारा दो लख्त हो गया इसी चक्कर में कि हमारा ये जनाब इस सियासतदान को हमने नहीं आने देना, ये गद्दार है। बेशक उसके पास 160 सीटें थी, लेकिन हमने पाकिस्तान को दो लख्त करना कबूल कर लिया, लेकिन उसको इक़्तिदार देना कबूल नहीं किया। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अंजाम आपके सामने ही है। जो ही वो जेल में गए तो 40 उनके CEC के मेंबर थे, 38 छोड़ गए थे, और जो उनकी जो कोर कमेटी के मेंबरान थे, सब ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली थी। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आती है तो वो फिर उसी तरह अपने नए कारकुनान और यंग यूथ के साथ फिर आगे इक़्तिदार में वो वापस आती है। तो इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से छोड़ के गए थे, उसके वतन से आपके सामने ही है PMLQ सारी पैदा हो गई थी। मैक्सिमम लोग छोड़ के चले गए थे, इनके पास 15 या 16 टोटल MNA बाकी रहे थे। तो इसी तरह आप आगे चलते जाएं, जो भी एक सिलसिला जारी रहता है। तो आज जो कुछ पोजीशन हो रही है, देखें इसमें भी दो किस्म के लोग, लेकिन शेख साहब, कदा कलामी की माजरत, या एक चीज़ को क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, जब भुट्टो साहब पे मुश्किल वक्त आया, बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बड़े नाम नहीं थे लेकिन उन्होंने कोड़े भी खाए। कम्युनिस्ट पार्टी के हसन नासिर भी थे कि जिनको शाही किला लाहौर में तशद्दुद करके मार दिया गया और उनकी लाश तक उनकी माँ पहचान नहीं सकी थी। ऐसे वर्कर भी तो रहे हैं बहरहाल सियासी जमातों में ना। ये यहाँ तो बिल्कुल ही यानी इतना कहतो रजाल हमें नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ पे। नहीं अमीर साहब, बात ये नहीं है, ये दोनों तरफ हर ज़माने में रहा है। आज भी अगर आप देखें किधर हैं वो ख़वातीन बेचारियाँ, वो जो सह रही हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं। वो शहरयार अफरीदी उसकी बेटी को और उसकी बीवी को सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उसको थप्पड़ मारते हुए पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी लोग जो है वो ज़ाहिर बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सियासी कारकुन इन लोगों ने मारे खा रहे हैं आज भी, और जिस तरह उनको उठाया जाता है, एक मुकदमे में उनको ज़मानत मिलती है, दूसरे में उठा लेते हैं, दूसरे में ज़मानत मिलती है, तीसरे में उठा लेते हैं, चौथे में, पाँचवें में। लेकिन मैं वही कह रहा था ना कि इस वक्त जो जबर का आलम है, इस वक्त भी 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो है जिसको वाकई कारकुन भी नापसंद करते थे कि ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, वारिद हुए हैं, और ये किसी पार्टी के साथ लॉयल और सिंसियर नहीं हो सकते, जिसको सारे दोस्त कहते हैं कि ये माइग्रेटेड बर्ड्स थे, तो वो वापस चले जाना था, उन्होंने चले गए। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली इस कदर प्रेशर था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप शीरी मज़ारी की मिसाल सामने रखो, मलिका बुखारी की रखो, और कई लोग होंगे तो जिसमें उन्होंने लेकिन इन्होंने पार्टी छोड़ दी शेख साहब, इन्होंने पार्टियां छोड़ दी जिनके नाम आप ले रहे हैं, साथ नहीं खड़े वो फिर भी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमारी औलाद है, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, और जिनका उनको थ्रेट मिला, जैसे शीरी मज़ारी को 5 दफ़ा अदालत ने ज़मानत दी, बिल आखिर उसको रिहाई तब मिली जब हाई कोर्ट के जज साहबान ने इवन खुद कई केसेस में कहा, सामाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने कि भाई हम तो आपको रिहा कर देंगे, लेकिन रिहाई आपको तब मिलेगी जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। और उनकी बेटी जो कि वकील है, उसको थाने के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और पता नहीं किस तरह के थ्रेट से हमारे मजबूरी उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की सिचुएशन में नहीं बर्दाश्त कर सके, और कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेटेड बर्ड से वो चले गए। बिल्कुल सही। लेकिन मैं समझता हूं कुछ जरा मजबूत आसाब के लोग होते हैं, कुछ कमजोर आसाब के लोग होते हैं, ये भी हर सियासी जमात में बहरहाल पाए जाते हैं। अभी भी तहरीक इंसाफ में कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, यास्मिन राशिद हैं। बहरहाल अभी भी कुछ लोग खड़े हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ये फरमाए राजा साहब के तहरीक इंसाफ में जो तोड़ फोड़ का अमल, जोड़ तोड़ का अमल, जो भी कह लें, वो चल रहा है इस वक्त, और उसके पीछे वजूहात क्या हैं वो भी रोज़े रोशन की तरह नज़र आ रही हैं। तो क्या ये जमात अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, तारीख़ का माजी का हिस्सा बन जाएगी, या ये जमात अब सही मानों में जमात के तौर पर सामने आएगी? बहुत शुक्रिया। जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप खुद भी और शुएब शाहीन साहब या दूसरे जो आपके साथी इस प्रोग्राम में हैं, वो सारे इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं।
मैं आपके सामने बयान ना कर सकूं या ना करना चाहूं या शोएब शाहीन साहब ना कर सकें, वजूहात भी हमें पता है और उसका आउटकम भी इल्म है। तो लिहाजा इससे आगे हमें बात करना चाहिए कि होगा क्या, जो असल सवाल का क्रक्स है आपका। जी। पाकिस्तान में जमातों पे पाबंदी लगती रही है, लोग भी निकलते रहे हैं, लेकिन ना तो वो जमातें ख़त्म हुई, ना उनका वजूद ख़त्म हुआ, नाम तब्दील हो गया। नैप थी तो वो ANP बन गई, या इसी तरह से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी, फिर पीपल्स पार्टी भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पैट्रियट्स, लेकिन वो फिर आगे पीछे हो गए। तो जो एक वक्त होता है उसमें इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। फिर पीपल्स जहां पार्टी में तक से दूसरी एक ग्रुप बात निकला है था, कि प्राजा साहब, सफदर अब्बासी और नाहिद खान, नजरियाती लोग मोहतरमा के, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो किधर गए? आज तो पार्टी तो वही है ना जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी चला रहे हैं। बाकी नाहिद खान और सफदर अब्बासी साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, लेकिन वो मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। सही तो बात। बात यह है कि पार्टियां रहती हैं, मुश्किल वक्त भी आता है, और मुश्किल वक्त को सियासतदान सियासी तौर पर फेस किया करते हैं। अब मुश्किल वक्त है, जिस पार्टी की आप PTI की बात कर रहे हैं, यकीनन मुश्किल वक्त है, और इस पार्टी में एक नहीं 2-3 अब अंदर से ग्रुप्स बन रहे हैं। इंटरप्ले जो होगा आने वाले दिनों में इनका आपस में भी, पता नहीं कब तक ये इस तरह रहते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए 2016-17-18 में इसी तरह से बटेरे आए भी थे, और उन बटेरों को इसी तरह से रंग रोगन करके PTI का दुपट्टा पहनाया जाता था। तो कोई नई चीज नहीं हो रही हमारे आज वैसे, पॉलिटिकल आजकल कल्चर वैसे में। प्राजा हाँ, साहब, ये जरूर है, आजकल क्या वैसे वो जो पटका है ये चीज वो जरदारी साहब लाहौर में बैठ के बना रहे हैं। नहीं, एक तो वो दाढ़ी सा पहना रहे हैं, और नए दुपट्टे भी तैयार हो रहे हैं। यार पता नहीं उनका कलर क्या होगा, वो मेरा ख्याल है 1 हफ्ते 10 दिन तक पता चल जाएगा कि नए दुपट्टे का कलर क्या बनता है। तो इसमें मतलब है मेरे लिए कोई सच्ची बात है शायद जी, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कोई नई बात भी नहीं है। सही बात, सही बात। अली गौहर बलोच साहब, सर कहाँ आप देखेंगे नून लीग को जब पंजाब के अंदर, चूंकि असल मार्का तो पंजाब में ही बनता नजर आ रहा है, जिसमें एक कौफ लीग का एक धड़ा होगा, चौधरी सरवर और चौधरी शुजात वाला, एक जहांगीर तरीन जिसमें PTI के बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब इन सबसे आगे निकलने की दौड़ में है, और चौथी बड़ी पार्टी आप हैं, और अगर पांचवी तहरीक इंसाफ बची खुची कहीं खड़ी हो ही जाती है हिम्मत करने की, तो सख्त मुकाबला तो आपने अपने गले डाल लिया है। देखें, बात ये है कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो इस वक्त हम हुकूमत में हैं या इत्तेहादी हैं या PDM में शामिल हैं, ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पहले भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए। आप KPK में देखें, मोस्टली हल्कों में JUI के कैंडिडेट्स भी थे, इवन लोकल बॉडीज में नून लीग के भी थे। फिर इसी तरह से पंजाब में पहले भी पीपल्स पार्टी का और नून का होता है, सिंध में कुछ जगहों पर क्लैश आ जाता है, अगरचे वहाँ पर हमारे कम कैंडिडेट से। तो हमारे अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाना, और जाहिर है कि अगर हुकूमत कोई एक पार्टी नहीं बना पाती तो उसमें कुछ पार्टियों का इत्तेहाद होना नेचुरल है। लेकिन मुकाबले में तो हमने इलेक्शन पहले भी कॉन्टेस्ट किए हैं, पहले भी कभी इत्तेहाद के साथ तो हम इस तरह इलेक्शन में नहीं आए। मतलब मेरा मुराद मादी करीब में है, 2018 के इलेक्शन हैं, 2013 के इलेक्शन हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी को ये हक हासिल है। कोई अगर नई पार्टी अपनी रजिस्टर करवाना चाहता है, वो भी आईनी और कानूनी हक हासिल है। तो किसी को ये कहना कि हमारा वोट बैंक अपनी जगह पर कायम है। लोग ये समझते हैं कि हमारे वोटर्स ये समझता है कि 2013 से लेकर 2018 का जो टाइम था वो हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा डिलीवर किया, जिसमें बड़े बड़े चैलेंजेस थे। फिर आजकल महंगाई का इशू जरूर है, लेकिन आपने देखा है कि इस महंगाई के बावजूद भी हमने, जबकि IMF का प्रोग्राम जो है वो भी अभी दोबारा रीस्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी हमने, आपको पता है, अरबों रुपए डॉलर की किस्त वापस की है। फिर जो खाने पीने की अशिया की चीजें उन पर रियायत की है।
इस बजट में हम किसानों के लिए खाद के ऊपर फिर से हम जिस तरह से हमने 17 में पैकेज दिया था, इस बार फिर हम पैकेज देने के लिए जा रहे हैं और भी बहुत सारी मुराद होंगी। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग के लिए मैं तो नहीं समझता कि बहुत कोई टफ या मुश्किल हालात हैं। नहीं, वोट डिवाइड करने की बात करो। एक है परफॉर्मेंस, आप तो परफॉर्मेंस गिनवा रहे हैं ना, अच्छी है बुरी है, वो तो एक अलग बहस है। वोट इतना डिवाइड हो जाएगा और इलेक्टेबल्स, हर पार्टी इलेक्टेबल्स को उचक रही है, पहले हमारे पास आ जाए, हमारा कोटा पूरा हो जाए। नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आप मेरी जाती राय पूछें तो मैं इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। हाँ। मैं इस हद तक तो मानता हूँ कि अगर मैं अपने हलके में किसी पार्टी में से एमएनए बना हूँ तो जाहिर है मुझे इतना अर्सा हो गया पॉलिटिक्स में, एक खास वोट बैंक मेरा भी होगा, सही, जाहिर है कि, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है इलेक्टेबल तभी इलेक्टेबल बनता है जब उसको किसी पॉपुलर पार्टी का टिकट दिया जाता है। अदरवाइज अब आजाद वाली सियासत कुछ एरिया से हैं, वहां पर हालात ऐसे बनते हैं कि किसी आजाद कैंडिडेट को उन इलेक्शन के दिनों में जो हालात बनते हैं उसको उसका फायदा पहुंच जाता है। सही। मेरा ख्याल है कि पंजाब में अब मोस्टली लोग पार्टी को वोट देते हैं और पीएमएल पंजाब की, पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर जो है पंजाब की एक पॉपुलर तरीन पार्टी है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर कोई इलेक्टेबल सीट्स लेंगे भी तो बहुत थोड़ी सीट्स होंगी। राइट, शुएब साहब, इसलिए नहीं है और बिल्कुल अपनी ठीक। पार्टी के लिए आने वाले इलेक्शन जाहिर है चैलेंज होते हैं और हालात को फेस भी करना होता है, तो हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार भी हैं और तमाम चैलेंजेस को हम कबूल भी करते हैं। हाँ, अगर अवाम हमें वोट देंगे तो हमेशा से पाकिस्तान को गंभीर हालात से एक बात हमेशा मेरी बात ध्यान में रखिएगा, नवाज शरीफ ने उन चैलेंजेस को कबूल भी किया है और उन चैलेंजेस पर अबूर भी हासिल किया है। आप 2013 में देखें ना, लोड शेडिंग थी, 2013 में दहशतगर्दी थी, ठीक है, 2013 में हमारे मुल्क में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी। आप देखें दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, धमाके जो हुए वो भी नवाज शरीफ साहब ने करवाए थे। फिर आप देख लें कि जो मुल्क की तारीखियां, यकीन करें हम वोट मांगने जाते थे, लोग कहते थे आप कुछ भी ना करें यार, ये लोड शेडिंग भी कभी आप बिजली खत्म कर दें, यही बहुत बड़ी गनीमत है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो 2013 के इलेक्शन से पहले जो 5 साल पीपल्स पार्टी के हालात थे, उसके बाद जो आपको हुकूमत मिली, वो बड़े टफ हालात में हुकूमत थी। मैं अपनी एक बात ऐड करना चाहता हूँ इस बात के अंदर, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ 2018 के इलेक्शन इमरान न्याजी को जितवाया गया या एक खास पार्टी को बर्जमान किया गया 2018 में, जो कि जाहिर है कि लोगों को वफादारियां घेर के उसमें शामिल किया गया, वोट भी चोरी किए गए, सारा कुछ किया गया। लेकिन इसके बावजूद 4.25 साल में आप पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी को एक तरफ रख दें, इमरान न्याजी साहब ने कोई खातिर ख्वाह कारनामा अंजाम दिया तो बताएं। ठीक है, क्या ये हकीकत में मैं जरा मैं शुएब शाहीन साहब को शामिल कर लूं यहाँ पे। शुएब साहब, ये फरमाएगा कि आप ही के साथी एक वकील का कत्ल होता है क्वेटा में और एफआईआर दर्ज हो गई है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, और कल पहले अताउल्लाह तारड़ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस कत्ल के बाद और वो उसमें कहते हैं कि इसमें चेयरमैन पीटीआई मुलव्वस है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और आज एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो जाती है। कहाँ खड़ा होगा ये केस पर, एक नया केस? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह का केस है जिस तरह के बाकी 150 से ज़ायद मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। जिले शाह उनका एक वर्कर था, वो पुलिस की कस्टडी में शहीद हुआ। पहले उनको कहा गया कि जी खान इसमें मुलव्वस है, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई। दूसरा पर्चा हो गया 2 दिन बाद कि नहीं जनाब इसमें एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने एक्सीडेंट करके मार दिया, और वो जो एक्सीडेंट में मारा जिसने, उसमें भी एफआईआर में नाम दर्ज कर दिया गया खान का। तो बात यह है कि ये तो उसी तरह की फ्रिवुलस लिटिगेशन है, इसमें तो खान को अभी तक नोटिस ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं था। मैंने खान का वकील रहा हूँ, मैं उनकी लीगल टीम का हिस्सा हूँ, हमें आज तक नहीं पता था कल से पहले कि ये कोई मुकदमा वहाँ क्वेटा में कोई आर्टिकल 6 की कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी दर्ज हुई हुई है। तो बात तो यह है कि तो बदनीयती ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है, और वहाँ पता चला है कि आईजी साहब ने उनके बेटे को उठवा लिया, और कल सुबह का मर्डर है एक वकील का, सीनियर वकील का, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर एग्जीक्यूटिव भी रहा है, तो उसका कत्ल हुआ है। और आज 12 घंटे बाद यानी वहाँ एफआईआर दर्ज हो रही है। वो कहते हैं उनके बेटे को उठा लिया गया, उनको मजबूर किया गया कि आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो एफआईआर काटेंगे, वरना हम एफआईआर ही नहीं काटते। तो अगर ये हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कि एक शख्स अगर जमान पार्क में बैठा है जो कि पुलिस की एक प्रैक्टिकली एक नज़रबंदी किसी हालत में बैठा है, वहाँ उनकी पुलिस को आप सिक्योरिटी समझें या जो भी है वो बाहर बैठे हुए हैं,
तो वो जा करके वहाँ कोयटा में जाकर कत्ल कराने में मुलव्वस होता है और वहाँ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मजाक है हमारे मुल्क में कानून का, इंसाफ का, बुनियादी हुकूक का। अगर आइन की बेतौकीरी हमने इस तवातुर के साथ जारी रखी तो हम दुनिया में किस जगह खड़े होंगे वो सब आपके सामने है। पाकिस्तान का कौन एक शख्स है जो इन इदारों के ऊपर ट्रस्ट करेगा कि जो इदारे बांदी बन के हुकूमती लोगों के सामने खड़े हुए हैं। और जिस तरह के देखें आज सियासी और जमहूरी ताकतें इस तरह की हरकतें करके अपना वजूद खो रही हैं, अपने आप को बेतौकीर कर रही हैं। सियासतदान कभी भी इस तरह के मुकदमात में दूसरे किसी सियासतदान को मुलव्वस नहीं किया करता, इर्रेस्पेक्टिव कि कोई दुश्मनियाँ भी होती हैं, बहुत सारी खराबियाँ भी रही हैं। बकरी चोरी और क्या कहते हैं भैंस चोरी के मुकदमात भी सियासतदानों के खिलाफ होते रहे, हमने माजी में देखा। लेकिन उसी तरह के मुकदमात का फिर उनको खुद को सामना करना पड़ा और फिर जो अंजाम हुआ वो सब आपके सामने है। आज अगर इस मौजूदा हुकूमत की 150 मुकदमात से दिल नहीं भरा तो फिर एक मुकदमा और कर लेंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मजाक है। वहाँ के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, वहाँ के पाकिस्तान बार काउंसिल, वहाँ की प्रोविंशियल बार काउंसिल ने सब ने उसको कंडेम किया है कि जो कुछ कल हुकूमती एक वन ऑफ द मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है और जो FIR कटी है, और हम सब लीगल फर्टेनिटी उसकी मजम्मत करते हैं और सब हम समझते हैं कि ये कानून और मजाक और इंसाफ का मजाक ना उड़ाया जाए। और स्पेशली अगर किसी सीनियर वकील का कत्ल हुआ है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल उस पे सियासत नहीं होनी चाहिए और उस पे सियासत नहीं बिल्कुल होनी ठीक चाहिए पर और राजा साहब उनको पकड़ना चाहिए whosoever में भी और उनको कैफरे किरदार चाहिए। बिल्कुल और सही। इस तर्ज अमल से हम जो है ना हम कानून और इंसाफ का मजाक ना उड़ाएं। बिल्कुल ठीक है, चाहे उसमें कोई भी मुलव्वस हो, चेयरमैन PTI भी कोई भी हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पराजा साहब ये फरमाए सर कि चेयरमैन PTI के अपने ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, उनको अपनी मर्जी की FIR दर्ज करवाने का हक नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे सूबे में एक कत्ल होता है उसमें उनको नामजद कर दिया जाता है। जब वो FIR दर्ज करवाना चाह रहे थे तो सूबे में उनकी अपनी हुकूमत थी, उनके अपने चीफ मिनिस्टर थे और अपने चीफ मिनिस्टर आगे से कुछ कह रहे थे कि जी जो जो चीज़ें हैं वो अब हमारे सामने हैं, लेकिन खान साहब का कोई टारगेट और है। जिनके खिलाफ खान साहब उस FIR में मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे, तो क्या उस वक्त यही आर्ग्यूमेंट है अगर मैं अप्लाई करूं, उस वक्त वो लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे जिस तरह खान साहब कल उस फायरिंग में मौके पर मौजूद नहीं थे। लेकिन व्हाट्स गुड फॉर द गैंडर मस्ट बी गुड फॉर द गूस। आज के जो केसेस हैं और फ्रिवलेस केसेस अगर हैं तो ये 2016 में, 2017 में, 2018 में भी बन रहे थे ना कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहली हो गई। आज भी जो उस वक्त के प्रोपोनेंट थे वो उसको तो डिफेंड करेंगे और आज की चीज़ों को वो क्रिटिसाइज करेंगे। मैं जो पहले शाहजी आपसे गुजारिश कर रहा था कि कुछ नया नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। हरगिज़ मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं इसको अच्छा नहीं समझ रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि यही हमारी किस्मत है, लेकिन मैं बात प्रिंसिपल की कर रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बातें हैं जो आज ह्यूमन राइट्स के हक में, डेमोक्रेसी के हक में की जाती हैं। आपने अभी पंजाब में 4-5 सियासी ग्रुप्स बनने की बात की। जब पंजाब में या पाकिस्तान में एक वक्त था कि 2 पार्टीज आ गए थे, एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, एक तरफ PMLN थी, इनका टकराव था, तो यही PTI के चेयरमैन कहा करते थे कि ये जो है ना मुकमुका है कि अब 2 ही पार्टीज रहेंगी। तो अब अगर वो ज्यादा पार्टियां बन रही हैं तो आज भी एतराज आ रहा है। तो हम क्या इस चीज को समझें, प्रिंसिपल समझें कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उस वक्त, उसको तो मुकमुका का नाम दिया गया। अब मुदाकरात के लिए इधर से भी कमेटी बन जाती है, खुद खान साहब ने भी एक कमेटी बनाई। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद आपको याद है मियां नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। जो अभी अली गौर बलोच साहब बात कर रहे थे कि ये पार्टी की अपनी अपनी आइडियालॉजी है, अपनी अपनी आइडेंटिटी है। पार्टियों ने फिर भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। जो इस वक्त हुकूमत में है, अलायंस तो अभी तक नहीं बना, मुझे नहीं पता आगे अलायंस बनेगा कि ये 14 पार्टियां इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन इन पार्टियों का अपना मंशूर है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत राजा साहब। ये केस भी जो इलेक्शन से मुतल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट कई महीनों से इस पर काम कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकी और अब ये समाअत आज के बाद अब 13 जून तक जा चुकी है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट। ब्रेक के बाद खुशामदेद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा। यानी मुल्क के 25 करोड़ लोगों को हक के नुमाइंदगी कब मिलेगा, यह फैसला जरदारी साहब करेंगे। आईने पाकिस्तान इलेक्शन करवाने के लिए क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब जरदारी साहब चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के हवाले से जो भी फैसला दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब जरदारी साहब चाहेंगे। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब जरदारी साहब चाहेंगे। दिवालिया होती मईशत को बचाने के लिए नए अवामी मैंडेट के साथ नई हुकूमत उस वक्त मुंतखब होगी जब जरदारी साहब चाहेंगे। यहां सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जो शदीद सियासी और मुआशी बहरान से गुजर रहा है, क्या उसकी किस्मत का फैसला एक फर्द वाहिद करेगा? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि हमारे दौर में ज़र मुबादला ज़खायर 24 अरब डॉलर्स हो गए थे, अब मईशत संभाल कर ज़र मुबादला ज़खायर 100 अरब डॉलर्स तक पहुंचाऊंगा। याद रहे कि आसिफ जरदारी सन 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर रहे। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक सन 2007 यानी पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने से कबल पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 15.8 अरब डॉलर्स थे, जो सन 2008 में कम होकर 9 अरब डॉलर्स रह गए। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मुद्दत खत्म होते वक्त 2013 में ये ज़खायर मजीद कम होकर 7.6 अरब डॉलर्स रह गए। साबिक सदर जरदारी दावा कर रहे हैं कि वो मुल्क की मईशत बहाल कर देंगे, जबकि उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो गुज़श्ता दिनों फरमा रहे थे कि मैं मुल्क का वज़ीर खारजा हूं, लेकिन वाटर टैंकर से पानी खरीदता हूं। याद रहे कि गुज़श्ता 15 साल से सिंध में बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तमाम इख्तियारात और वसाइल उसके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी यह हाल है कि पाकिस्तान के मौशी हब कराची में पीने का पानी तक मैसर नहीं। लेकिन जरदारी साहब का दावा है कि वो ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर्स तक पहुंचाएंगे। सिंध भर में हजारों घोस्ट स्कूलों और घोस्ट असातिज़ा की कहानियां सामने आती हैं। हैदराबाद जैसे बड़े शहर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं। ज़मीनी हक़ाइक़ और आदाद शुमार पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की गवाही दे रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब का दावा है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद सब कुछ अच्छा कर देंगे। जरदारी साहब के हालिया बयानात और इस वक्त जिस तरह जरदारी साहब ने पंजाब में बैठक लगा रखी है, अहम मुलाकातें कर रहे हैं, इससे लगता है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर इक़्तिदार में आने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर चुकी है। इक़्तिदार के हुसूल के लिए सब फरीक अपना अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नौजवान और ख़वातीन जो कि किसी मुल्क का सबसे कीमती सरमाया होते हैं, चीन और कोरिया जैसे कई मुल्कों की चकाचौंध तरक्की नौजवानों और ख़वातीन ही की बदौलत है। सऊदी अरब जैसा मुल्क भी आज नौजवान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत की बदौलत ही नए नए संगे मील अबूर कर रहा है। ताहम अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान नौजवानों और ख़वातीन की सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा सका। इस वक्त पाकिस्तान में जारी हालिया सियासी और मुआशी बहरान की वजह से बहुत से नौजवान मुल्क छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं। पिछले साल 7.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वतन छोड़ गए और इस साल के पहले 3 माह के दौरान 2 लाख शहरी पाकिस्तान से रुखसत हो गए। मुल्क छोड़ने वालों की इतनी तादाद पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा लगता है कि लोग यहां से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान में कई दिहाइयों से नौजवानों को अपना करियर आगे बढ़ाने, रोजगार की तलाश, कम उजरतों और महदूद इम्कानात जैसे मसाइल का सामना है। आजकल तो वैसे ही मुल्क एक गहरे सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। JS ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुताबिक रवा माह में मुल्क में अफरात-ए-ज़र की सालाना शरह 37% तक पहुंच जाने का खदशा है, जो जुलाई 1965 के बाद सबसे ज्यादा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सन 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा, जबकि गुज़श्ता साल ये तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़कर 7,65,000 तक पहुंच चुकी थी। सन 2022 के इन आदाद शुमार में 92,000 आला तालीम याफ्ता पेशावर अफराद जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन और अकाउंटेंट शामिल थे। इनमें से कुछ अक्सर मगरबी ममालिक की तरफ जाते हैं, तो बाकी मशरिक़ वुस्ता के ममालिक जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का रुख करते हैं। ये रुझान सन 2023 में भी जारी है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार बताते हैं कि रवा बरस की पहली सहमाही में भी तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान से बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद के जारी इनखला ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। माहिरीन ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि तालीम याफ्ता लोगों के मुल्क छोड़कर जाने के नतीजे में पैदा होने वाली जो ब्रेन ड्रेन की सूरत हाल है, उससे मईशत की बहाली की रफ्तार को सुस्त रवि का सामना हो सकता है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मुल्क की हालात की वजह से बैरून मुल्क जाना पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस को मजीद गंभीर कर सकता है। बाज़ माहिरीन की राय में पाकिस्तान में पूरे निज़ाम को माफियाज ने हाईजैक किया हुआ है, इसलिए नौजवानों को सलाहियतों के इजहार का मौका ही नहीं मिलता। उसका वाज़ेह सबूत यह है कि इस वक्त दुनिया भर में कई ममालिक IT और टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं,
लेकिन बदकिस्मती देखिए कि हमारी मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने 1 जून को अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ सदियों पुराने बार्टर सिस्टम के तहत माल के बदले माल की तजारत की मंजूरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 60% से ज्यादा नौजवान वोटर्स अभी भी फैसला साजी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कौन सोचेगा? आपसे मुलाकात होगी